बच्चों आज हम लोग मध्यकालीन भारतीय इतिहास का 5वां क्लास करने जा रहे हैं। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, अलाउद्दीन खिलजी से संबंधित ये प्रश्न है। तो आप मुझे पहले बताएंगे कि अलाउद्दीन खिलजी के चाचा जी का क्या नाम था? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। ये हम बैक क्लास में पढ़ाए थे, इसलिए आपसे पूछे। खिलजी जो है, अलाउद्दीन खिलजी के चाचा जी का क्या नाम था? और जलालुद्दीन फिरोज खिलजी को किसने मारा था? अलाउद्दीन खिलजी ने ही मारा था। तो इस दो बातें को याद रखिएगा, ठीक है ना, और आसानी से याद भी रह सकता है। इस हिसाब से हम आप लोगों को पूछे हैं। अगला प्रश्न आज का क्या है, हम लोग देखते हैं। अलाउद्दीन खिलजी के समय भू राजस्व का मतलब होता है पहले के समय में राजा अपनी प्रजा को कृषि करने के लिए भूमि देते थे और उस भूमि के बदले में कुछ न कुछ जो है सो कर के रूप में लेते थे। उस कर को ही हम लोग राजस्व कहते हैं। क्या कहते हैं? राजस्व। हाँ, या उसे हम भू राजस्व कर भी कहते हैं, या उसे हम लगान भी कहते हैं। बात कुछ समझ में आ रहा है? जैसे कि आप लगान मूवी देख सकते हैं, जो आमिर खान का है ना। किसका है? लगान मूवी आप देख लीजिए, आमिर खान का ही है। तो वहाँ से आपको पूरा बात क्लियर हो जाएगा कि लगान क्या होता है, टैक्स क्या होता है, ठीक है ना। तो अलाउद्दीन खिलजी के समय भू राजस्व, खिराज या खराज की दर कितनी थी? देखिए, भू राजस्व बता रहे हैं, खिलजी वंश के शासनकाल में जो भू राजस्व यानी कि भूमि पर जो कर लेता था ना, वो जो कर लेता था उसको कहा जाता था खिराज। क्या कहा जाता था? खिराज। यानी कि कोई पूछेगा कि खिराज या खराज क्या है, तो कहेगा कि खिराज जो है एक प्रकार का कर है। खिराज क्या है? एक प्रकार का कर है, जो भूमि के बदले में राजा को या जमींदार, इसको जो मालिक होता था जमीन का, उसको दिया जाता था। बात समझ में आ रहा है जी? तो खिराज या खराज समझ में आ गया होगा। और ये प्रश्न बहुत ज़्यादा पूछता है मिलान करे में, तो इसलिए ध्यान से आप लोग समझ लीजिए एक बार फिर से कि खिराज या खराज का मतलब क्या होता है। सामान्य अर्थ में कहें तो खिराज या खराज का मतलब होता है टैक्स, कर या लगान। तीनों एक ही शब्द है, तीनों शब्द का अर्थ बराबर है। जो भूमि के बदले में जो लगान दिया जाता था, है ना, उसको ही हम लोग क्या कहते थे? खिराज या खराज कहते थे। यहाँ तक क्लियर है? तो अलाउद्दीन खिलजी के समय की बात आपसे पूछा जा रहा है कि अलाउद्दीन खिलजी के समय, किसके समय? अलाउद्दीन खिलजी के समय भू राजस्व या खिराज या खराज की रेट क्या थी, मतलब दर क्या था, आपसे पूछा जा रहा है। तो आप बोलिएगा कि उपज का 1/2। बताइए, बहुत ही खतरनाक दर था। जैसे कि हम आपको उदाहरण लेकर के बता रहे हैं, हम आपको बताएं कि ऐसा कीजिए, आपके पास कुछ खाने पीने के लिए नहीं है, आप हमसे 1 कट्ठा ज़मीन ले लीजिए और वो उस ज़मीन पर आप दाना उपजाइए, और उसमें से जो आधा होगा, आधा आप रख लीजिए और आधा हमको दे दीजिएगा। अब बताइए, जमीन वाला मालिक आपको कुछ भी रकम नहीं दे रहा है, न खाद के लिए, न बीज के लिए, न उसको सिंचाई करने के लिए, लेकिन आपसे आधा ले रहा है। जरा सोच के देखिए, पूरा पैसा भी आप लगाए, खेती उपजाने का पूरा काम आप किए, मेहनत आप किए, पैसा भी आप लगाए, और आधा आपसे ले लेगा, तो कैसा लग रहा है सोच करके? बहुत ही मतलब घाटे की बात महसूस हो रहा है। तो वही बात हुआ कि खिलजी वंश के शासनकाल में आपको ये जो खराज या खिराज था ना, भू राजस्व का कितना, मतलब भू राजस्व कितना लिया जाता था? उपज का 1/2, यानी कि जितना उपजा ना उसका आधा। अगर 5 kg उपजा तो 2.5 किलो मालिक को और 2.5 किलो खुद रखेगा। वो बात ये समझना था या चलने वाला एक था? बताइए आप लोग। बहुत ही खतरनाक था, बहुत ही घाटे देने वाला यह लगान था। बात को समझ में आया? तो एक बार पुनः बताइए आप लोग कि अलाउद्दीन खिलजी के समय में भू राजस्व जो था उसको क्या कहा जाता था? खिराज या खराज। खिराज या खराज। अब बताएंगे आप लोग कि खिराज या खराज का रेट क्या था, दर क्या था? उपज का 1/2। बात समझ में कुछ आया कि नहीं आया? तो देखिए, हम ये नहीं कहेंगे कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो पसंद आए तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि अगला नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंचे। आपका अगला प्रश्न है कि गाजी मलिक क्या है? गाजी मलिक। अब देखिए, काजी के बारे में आप लोग सुनते होइएगा। काजी, शादी विवाह जो आप लोगों में होता है मुस्लिम धर्म, इस्लाम धर्म में, तो आप लोग को निकाह जो कराने का काम होता है, निकाह कौन कराता है? बताइए आप लोग। मौलवी करवाते हैं,
ठीक है ना। तो मौलवी जो करवाते हैं, देखिए काजी का मतलब जो है आपको ये बताए कि सामान्य तौर पर आपको बताए हम कि निकाह कबूल करवाने वाले जो होते हैं ना उनको मौलवी या काजी आप कह सकते हैं। लेकिन यदि कहीं काजी का आपको शाब्दिक अर्थ पूछ दे तो काजी का मतलब एक तरह से समझिए कि आपके इस्लाम धर्म के अनुसार, इस्लाम के शरीयत के अनुसार, इस्लाम के ग्रंथों के अनुसार किसी वाद विवादों पर जो फैसला सुनाने वाले होते हैं उसको ही हम लोग कहते हैं काजी। एक बार फिर से समझ लीजिए, इस्लाम धर्म के शरीयत के अनुसार किसी वाद विवाद पर फैसला सुनाने वाले जो व्यक्ति होते हैं उस व्यक्ति को ही हम लोग क्या कहते हैं, काजी कहते हैं। अच्छा एक बात बताइए कि कोर्ट में, कचहरी में जो फैसला सुनाते हैं उनको क्या कहा जाता है, न्यायाधीश, या उसको हम लोग जज कहते हैं कि ना। ठीक उसी तरह से इस्लाम धर्म में यदि इस्लाम धर्म के ग्रंथों के मुताबिक किसी तरह का वाद विवाद हो जाए तो इसका फैसला सुनाने वाला जो व्यक्ति होता था उसी को काजी कहा जाता था, और उसी को आप जो न्यायाधीश या जज भी कह सकते हैं याद रखने के लिए। लेकिन सामान्यतः काजी का शाब्दिक अर्थ पूछे तो इस्लाम धर्म के शरीयत के एक तरह से मजिस्ट्रेट या एक तरह से जज या न्यायाधीश आप कह सकते हैं। बात समझ में आया कि नहीं आया? चलिए अब देखिए, आप अपने वातावरण में, अपने परिवेश में एक सेंटेंस सुनते होइएगा कि मियाँ बीबी राजी तो का करेगा काजी। तो ये जो सेंटेंस है इसमें काजी की चर्चा हो रही है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई लड़का या लड़की अपने प्रेम प्रसंग को लेकर के शादी विवाह रचाना चाहता है कि नहीं, तो उसमें काजी का भी कोई अधिकार नहीं है। अगर अधिकार भी है तो काजी का वहाँ पर चलने वाला नहीं है। तो काजी का मतलब क्या हुआ, अभी जस्ट बता दिए, एक तरह से फैसला सुनाने वाला, एक तरह से जज। बात समझ में आ रहा है? तो यहाँ कह रहा है कि मियाँ बीवी राजी तो क्या करेगा काजी। कहने का मतलब यदि मियाँ और बीवी राजी है तो वहाँ पर काजी का भी कोई फैसला चलने वाला नहीं है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो यही सेंटेंस है यहाँ पर। तो ये सेंटेंस क्लियर हो गया होगा आप लोगों को, गाजी काजी। चलिए अब यहाँ पर जो प्रश्न है इस पर हम लोग चर्चा करते हैं। यहाँ हम लोग काजी की चर्चा किए, जबकि काजी नहीं होकर के यहाँ पर गाजी है। तो हम देखे थे पहले भी कि यहाँ गाजी है, लेकिन काजी के बारे में बताना हमको जरूरी लगा था। गाजी मलिक ने किस वंश की स्थापना किए? तो देखिए 1320 ईस्वी में तुगलक वंश की स्थापना किए। गाजी मलिक जो है किस वंश की स्थापना किए हैं? 1320 ईस्वी में तुगलक वंश की स्थापना किए। गाजी मलिक जो है आपको तुगलक वंश की स्थापना किए हैं। लेकिन अगर ये प्रश्न पूछ दे कि कब तुगलक वंश की स्थापना कब हुई, तो 1320 ईस्वी। ठीक है, 1320 ईस्वी में हुआ। अब ये बताइए एक बार पुनः फिर से कि गाजी मलिक ने किस वंश की स्थापना की? तुगलक वंश की स्थापना की। और तुगलक वंश की स्थापना कब हुई? 1320 ईस्वी में। सही बात है। तुगलक वंश की स्थापना कब हुई है? 1320 ईस्वी में। और किसने किया है? गाजी मलिक ने। चलिए, तो यहाँ एक प्रश्न और सीखिए आप लोग कि तुगलक वंश की स्थापना गाजी मलिक ने किया है और 1320 ईस्वी में किया है। यह बात तो आपको समझ में आ गया। लेकिन अब एक बात और याद रखना है कि तुगलक वंश की समाप्ति कब हो गई, तुगलक वंश का शासन कब समाप्त हो गया? तो 1413 ईस्वी में इसका शासन समाप्त हो गया। बात कुछ समझ में आया कि नहीं? तुगलक वंश का शासन कब समाप्त हो गया? 1413 ईस्वी में खत्म हो गया। बात समझ में कुछ आया? एक बार पुनः बता दीजिए कि तुगलक वंश की स्थापना कब हुई है? 1320 ईस्वी में। शासन समाप्त कब हो गया है? 1413 ईस्वी में समाप्त हो गया। इसकी स्थापना किसने किया है? गाजी मलिक ने किया है। किसने किया है? गाजी मलिक ने किया है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न पर। किन विदेशी आक्रमणकारियों के आक्रमण को 29 बार विफल करने के कारण गयासुद्दीन उल गाजी के नाम से विख्यात हुआ? प्रश्न पर ध्यान दीजिए, प्रश्न लंबा है। किन विदेशी आक्रमणकारियों के आक्रमण को, मतलब कौन से ऐसे विदेशी यात्री थे जो कि विदेशी आक्रमणकारियों के आक्रमण को 29 बार विफल हो जाने। देखिए कहने का मतलब ये है कि कोई विदेशी ऐसा था जो कि 29 बार आक्रमण किया। कितना बार? 29 बार। लेकिन 29 बार जो है विफल हो गया। और विफल कौन किया बताइए? विफल करने वाला व्यक्ति जो है गयासुद्दीन तुगलक है। कौन विफल किया है? गयासुद्दीन तुगलक। गयासुद्दीन तुगलक है।
अब बताइए 29 बार किसी के संघर्ष को, किसी के युद्ध को विफल कर दिया तो अपने आप को कुछ अलग दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? इस वजह से समझिए कि वो अपने आप को एक उपाधि लिया। और वो कौन सा उपाधि लिया तो देख लीजिए उसमें क्या लिखा हुआ है, मलिक उल गाजी। बताएंगे आप लोग जरा क्या उपाधि है? फिर से बताइए एक बार पुनः। अब प्रश्न पर आइए, फिर अब पूरा अच्छा से समझ जाइएगा। किन विदेशी आक्रमणकारियों के आक्रमण को 29 बार विफल करने के बाद, कितना बार विफल कर दिया? 29 बार विफल करने के कारण गयासुद्दीन तुगलक जो है मलिक उल गाजी के नाम से विख्यात हुआ है कि नहीं? तो गयासुद्दीन तुगलक मलिक उल गाजी के नाम से विख्यात हुआ। तो कहने का मतलब यहाँ पर एक प्रश्न तो अभी हम लोग सीखे हैं और इसका आंसर क्या है, अभी आंसर पर हम लोग नहीं जाएंगे। एक बार पुनः हम इस चीज़ को बता रहे हैं। 29 बार किसी के युद्ध को किसने विफल किया? और गयासुद्दीन तुगलक इस कारण से कौन सा उपाधि लिया? मलिक उल गाजी का। ये बात तो क्लियर हो गया। लेकिन अब वो जो विदेशी था, जो विदेशी 29 बार आक्रमण किया और 29 बार पीछे हट गया, वो विदेशी कौन था? तो वो था आपको मंगोल। कौन था? मंगोल था, जो कि कहाँ से आया था? विदेश से आया था। विदेश में कहाँ से? मंगोलिया से। कहाँ से आया था? मंगोलिया से। इसीलिए इसको कहा गया मंगोल। क्या कहा गया? मंगोल। बताइए गयासुद्दीन तुगलक जो है 29 बार किसको पीछे कर दिया था? मंगोल को। और वह मंगोल जो था किस देश का निवासी था? विदेश का, मंगोलिया का। दिल्ली में मंगोलपुरी एक जगह है, नाम आप लोग सुने होइएगा। वही मंगोलपुरी जो है ना, वो वहाँ का आदमी आकर के यहाँ पर बसाया और वही उस मंगोल का नाम नया बदल करके मुगल कर दिया। जिस मुगल के बारे में आप पढ़ते हैं कि मुगल वंश के संस्थापक कौन है? बाबर है। कौन है? बाबर है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो ये भी बात याद रखना है आप लोगों को, दिल्ली में जो मंगोलपुरी है, ठीक है ना? तो याद रहेगा ना? तो बताइए ना आप लोग कि मंगोल को 29 बार किसने विफल कर दिया? और 29 बार विफल करने के बाद उन्होंने कौन सी उपाधि धारण कर लिया? मलिक उल गाजी का। बताइए कि प्रश्न याद हो रहा है कि नहीं हो रहा है? चलिए, तो यदि याद हो रहा है तो अगले प्रश्न पर भी ध्यान दीजिए इसी तरह से, और भी प्रश्न अच्छा से याद हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु कब और कहाँ हुई? गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु कब और कहाँ हुई? देखिए गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु जो है मार्च 1325 ईस्वी में हुई है। गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु कब हुई है? मार्च 1325 ईस्वी में। मार्च के महीना में 1325 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई है। और कहाँ हुई है? तो अफगानपुर में हुई है। कहाँ हुई है? अफगानपुर में। कहाँ हुई है? अफगानपुर में हुई। किसकी मृत्यु हुई है? गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु कहाँ हुई है? अफगानपुर में। और कब हुई है? मार्च के महीना में। मारते मारते सब इसको मार दिया। इसलिए याद रखिए कि मार्च के महीना में 1325 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो जाती है। और कहाँ हो जाती है? अफगानपुर में हो जाती है। ठीक है ना? बात यहाँ तक समझ में आया? तो बताइए एक बात कि गयासुद्दीन तुगलक 29 बार मंगोलों को हराने के बाद कौन सी उपाधि धारण किया? मलिक उल गाजी। मलिक उल नहीं, मलिक उल गाजी, तीनों बोलिएगा। चलिए 1325 ईस्वी में गयासुद्दीन तुगलक की क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। कहाँ हो जाती है? अफगानपुर में। चलिए अब आपका अगला प्रश्न है, गयासुद्दीन द्वारा निर्मित लकड़ी के महल में दबकर हो गई। बेचारा इनकी मृत्यु कैसी हुई है? लकड़ी के महल में दबकर हो गई थी। बताइए, लकड़ी के महल में बेचारा का मृत्यु दबकर हो गया। गयासुद्दीन तुगलक की जो मृत्यु हुई है वो मृत्यु आपको किसके द्वारा निर्मित है ना? लकड़ी के महल में दबकर मृत्यु हो गई। तो जूना खां के द्वारा बनाया गया था ये लकड़ी का महल। और इस महल में लकड़ी वाला जो महल था उसके गिरने से गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु हो जाती है। बात समझ में कुछ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो बताइए गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु कब हुई? 1325 ईस्वी में। कहाँ हुई? और इनकी मृत्यु किस तरह से हुई? लकड़ी भवन में दबकर इनकी मृत्यु हो गई। और वह लकड़ी भवन किनके द्वारा बनवाया गया था? गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु किसके द्वारा निर्मित लकड़ी के महल मतलब जूना खां के द्वारा ये लकड़ी का महल बनाया गया था और उसी में दब करके इनका मृत्यु हो जाता है। बात कुछ समझ में आ रहा है? अब चले हम लोग अगले प्रश्न पर।
चलिए आपका अगला प्रश्न है, गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु के बाद जूना खां कौन? जूना खां किस नाम से दिल्ली के गद्दी पर बैठ गया? अब देखिए, गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु जब हो गई तो जूना खां इसका फायदा ले लिया। जूना खां क्या फायदा लिया? उसके घर में मृत्यु हो गई, कहा कि अब तो राजा हम बन सकते हैं, और उन्होंने वही किया। गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु के बाद जूना खां किस नाम से दिल्ली की गद्दी पर बैठ गया? तो मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक, इसको पागल सुल्तान या पिपासु सुल्तान या सनकी सुल्तान भी कहा जाता है, ये भी याद रखिएगा। किसको? मोहम्मद बिन तुगलक को। किसको? हम कैसे बोलते हैं और आप लोग कैसे बोलते हैं? मोहम्मद बिन तुगलक। थोड़ा सा टाइम लेकर के बोलिए, वरना जितना कम समय में जितना अधिक चीज याद करने का प्रयास कीजिएगा, उतना ही जल्दी वो चीज भूल जाइएगा। इसलिए हम जिस हिसाब से टाइम लेते हैं उस हिसाब से आप लोग भी बोला कीजिए। तो पहले मुझे ये बताइए आप लोग कि जूना खां का दूसरा नाम क्या है? मोहम्मद बिन तुगलक। ये तो क्लियर हो गया ना? हो गया ना क्लियर? तो बताइए कि गयासुद्दीन तुगलक के बाद दिल्ली की गद्दी पर कौन बैठता है? मोहम्मद बिन तुगलक। और मोहम्मद बिन तुगलक का नाम तो दिल्ली की गद्दी पर बैठने के बाद हुआ ना, लेकिन उससे पहले मोहम्मद बिन तुगलक का नाम क्या था? वेरी गुड। आइए प्रश्न एक बार पुनः चलते हैं। गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु के बाद जूना खां किस नाम से दिल्ली की गद्दी पर बैठा है भाई? तो दिल्ली की गद्दी पर जो बैठा है मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से। ठीक है, कौन सा क्या क्या कहा जाता था इसको? मोहम्मद बिन तुगलक को बताइए। चलिए अब जो है अगला प्रश्न है आपका, 1326 ईस्वी से 1327 ईस्वी में मोहम्मद बिन तुगलक, बताइए मोहम्मद बिन तुगलक से कुछ बात याद आया? क्या बात याद आया? जूना खां याद आया आप लोगों को? चलिए, तो 1326 से 1327 ईस्वी में मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी को दिल्ली से कहाँ स्थानांतरित कर लिया? दिल्ली से वह अपना राजधानी कहाँ बदल लिया? प्रश्न बहुत ही वीवीआई है, इसको आप लोग वीवीआई कर लीजिए सबसे पहले, फिर हम लोग आगे चर्चा करेंगे। तो 1326 से 1327 में मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी को दिल्ली से देवगिरी लेके चला गया। कहाँ लेके चला गया? दिल्ली से कहाँ लेके चला गया? देवगिरी में लेके चला गया। कौन लेके चला गया? मोहम्मद बिन तुगलक। है ना? अब आपको बताते हैं, है ना, कि देवगिरी कहाँ है? क्या है प्रश्न? देवगिरी कहाँ है? देवगिरी जो है यह आपको महाराष्ट्र राज्य में है। किस राज्य में है? महाराष्ट्र राज्य में है। यानी कि मोहम्मद बिन तुगलक अपनी राजधानी को दिल्ली से किस राज्य में लेके चले गए? महाराष्ट्र में। और महाराष्ट्र में कोई खास स्थल का नाम होगा, वही खास स्थल का नाम है आपको देवगिरी। बात कुछ समझ में आया? बात कुछ समझे कि नहीं समझे? तो बताइए एक बार फटाफट से कि 1326 से 1327 ईस्वी में मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी को दिल्ली से कहाँ पर स्थानांतरित कर लिया? देवगिरी किस राज्य में है? महाराष्ट्र की राजधानी कहाँ है? महाराष्ट्र की राजधानी कहाँ है? मुंबई है। ठीक है, आप लोग कमेंट्स करके बताइएगा कि मुंबई राज्य की स्थापना कब हुई, और जिस समय मुंबई राज्य की स्थापना हुई है ठीक उसी समय एक और राज्य की स्थापना हुई है, और वो कौन सा राज्य है ये आप लोग बताइएगा मुझे। ठीक है, तो एक बार आइए प्रश्न पर फिर से चलते हैं। 1326 से 1327 ईस्वी में मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी को दिल्ली से कहाँ स्थानांतरित किया? तो देवगिरी में किया। लेकिन कब किया तो ये भी याद रखिएगा, 1326 ईस्वी से लेकर के 1327 ईस्वी के बीच में किया। कब किया? 1326 ईस्वी से 1327 ईस्वी के बीच में मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी को दिल्ली से देवगिरी में स्थानांतरित कर लिया। बात कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं? चले आगे हम। आइए अब आपका अगला प्रश्न है, मोहम्मद बिन तुगलक ने देवगिरी से कुछ बात याद आया? सही बात बताया आप लोग। देवगिरी कहाँ है? महाराष्ट्र में है। देखिए देवभूमि यदि पूछ दे तो उत्तराखंड में है। देवभूमि कहाँ है? तो हम आपको देवगिरी, देवघर और देवभूमि इस तीन शब्दों की चर्चा कर रहे हैं, इसको याद रखना है आप लोगों को। यदि देवगिरी कहे तो ये आपको महाराष्ट्र में है, देवभूमि कहे
तो वह उत्तराखंड में है, और देवघर कहे तो यह झारखंड में है। इस तीनों शब्द को याद रखिएगा आप लोग। ठीक है, बात यहाँ तक समझ में आ गया। मोहम्मद बिन तुगलक ने देवगिरी, जो कि वर्तमान महाराष्ट्र राज्य के औरंगाबाद जिले में स्थित है। देखिए अभी हम लोग इस चीज़ को चर्चा ही किए थे और ये प्रश्न आ भी गया कि देवगिरी जो है क्या चीज़, देवगिरी जो है, ठीक है, वर्तमान महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में है। अगर आपसे पूछे कि औरंगाबाद जिला किस राज्य में है, तो आप ये भी याद रखिएगा कि औरंगाबाद जिला जो है यह महाराष्ट्र राज्य में है। और कह रहा कि इस देवगिरी का अब नया नाम रख दिया गया है, ठीक है ना, देवगिरी का नया नाम, जो कि नया नाम क्या है, तो दौलताबाद। क्या है? दौलताबाद। दौलताबाद बोलिएगा, ठीक है ना, बात समझ में आ गया। अब आपका अगला प्रश्न है, किस ईस्वी में मोहम्मद बिन तुगलक, बताइए, मोहम्मद बिन तुगलक से कुछ बात याद आया? क्या बात याद आया? जूना खां। मोहम्मद बिन तुगलक ने राजधानी को पुनः दिल्ली स्थानांतरित कर लिया। कहने का मतलब कि जब वह 1326 से 1327 ईस्वी में जूना खां दिल्ली की गद्दी पर बैठ करके शासन चला रहा था, उस समय अपनी राजधानी को देवगिरी में स्थानांतरित कर लिया। और पुनः बाद में वो क्या किया कि अपनी राजधानी को देवगिरी से उठा करके फिर कहाँ पर ले आया? दिल्ली में ही ले आया। कहाँ पर ले आया? दिल्ली में। तो देखिए 1326 से 27 में अपनी राजधानी को बदल लिया था, और 1335 में फिर क्या किया? फिर दिल्ली में ही आ गया। बात समझ में आ रहा है ना? तो मोहम्मद बिन तुगलक जो है अपनी राजधानी पुनः दिल्ली स्थानांतरित कब कर लिया? 1335 ईस्वी में। कब कर लिया है? 1335 ईस्वी में। कब कर लिया है? 1335 ईस्वी में। वेरी गुड। आपको मोहम्मद बिन तुगलक अपनी राजधानी पुनः दिल्ली ले आता है। अब बताइए, जाता है, आता है, जाता आता है, दादा ने इसी के कारण से इसको क्या कहा जाता था? पागल सुल्तान या सन की सुल्तान भी कहा जाता था, या पिपासु सुल्तान भी कहा था। क्यों पिपासु क्यों कहा जाता था? समझ लीजिए, पिपासु का मतलब होता है प्यासा, और यह लोगों को अत्याचार बहुत करते थे। कहते हैं लोग कि मतलब वो खून चूसता है, तो वही एक समझ के एक तरह से वो खून का प्यासा था और लोगों पर बहुत ही अत्याचार बरसाता था, इसलिए इसको पिपासु सुल्तान भी कहा गया है। ये भी याद रखिएगा, ठीक है। तो अभी हम लोग किसके बारे में पढ़ रहे हैं? मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में। मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में पढ़ रहे हैं। किस ईस्वी में मोहम्मद बिन तुगलक ने राजधानी को पुनः दिल्ली स्थानांतरित कर लिया? 1335 ईस्वी में। इसके बाद हम लोग देखते हैं अगले प्रश्न को। आइए, 20 मार्च 1351 ईस्वी में, कब? 20 मार्च 1351 ईस्वी में मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु हो जाती है। अब देखिए, मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु हो जाती है। बेचारा मोहम्मद बिन तुगलक है ना, जो कि राजा बनने से पहले जूना खां के नाम से जाना जाता था, और जब उनकी जब गैसुद्दीन तुगलक की मृत्यु हो जाती है तो दिल्ली की गद्दी पर आकर के बैठ जाता है 1326 से 1327 के बीच में। फिर वो अपनी राजधानी को बदल करके कहाँ चला जाता है? देवगिरी चला जाता है, और देवगिरी से फिर लौट करके पुनः अपनी राजधानी को दिल्ली में ही 1335 ईस्वी में ले आता है। बात यहाँ तक समझ में आया? इसके बाद 1335 के बाद 20 मार्च 1351 ईस्वी में, 20 मार्च 1351 ईस्वी में मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु हो जाती है। और कहाँ होती है? तो देखिए ठट्टा के निकट। कहाँ पर? ठट्टा के निकट, गोडाल, सिंध। देखिए 20 मार्च 1351 ईस्वी में मोहम्मद बिन तुगलक ठट्टा के निकट गोडाल, सिंध में इनकी मृत्यु हो गई। तो ये सिंध के बारे में हम पीछे क्लास में भी बहुत बार चर्चा कर दिए हैं कि सिंध कहाँ पर है? पाकिस्तान में। और पाकिस्तान जो है पहले भारत में ही था ना, ये बात तो आपको बताए थे। तो सिंध पाकिस्तान में ही इनकी मृत्यु हो जाती है। गुजरात के विद्रोह को वह कुचल कर आ रहे थे, तो रास्ते में ही वो ठट्टा के नज़दीक में बहुत ज़्यादा बीमार हो गए, और बीमार होने के कारण इनकी मृत्यु 20 मार्च 1351 ईस्वी को वहीं पर हो जाती है। कब? 20 मार्च 1351 ईस्वी में। 20 मार्च 1351 ईस्वी को इनकी मृत्यु हो जाती है। किनकी मृत्यु जल्दी बताइए? मोहम्मद बिन तुगलक की। कब हो जाती है? 20 मार्च 20 मार्च 1351 ईस्वी को, है ना, 20 मार्च 1351 ईस्वी को जो है इनकी मृत्यु हो जाती है, मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु, ठीक है ना।
कहाँ पर होती है? थट्टा के निकट, है ना, थट्टा के निकट गोडाल सिंध में। गोडाल जो है ना वो गलत लिखा हुआ है, गोंडाल होना चाहिए, यानी कि अनुस्वार यहाँ पर डाल दीजिए, गोंडाल, ठीक ना। और सिंध कहाँ पर है? पाकिस्तान में। तो याद रखिएगा मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु कब हुई, कहाँ हुई, कैसे हुई, बताइए। देखिए 20 मार्च 1351 ईस्वी में थट्टा के निकट सिंध पाकिस्तान में, है ना, गुजरात से जब वह युद्ध करके आ रहे थे, उसी क्रम में रास्ता में बहुत ज़्यादा बीमार पड़ गए और गंभीर बीमार होने के कारण से इनकी मृत्यु वहीं पर हो जाती है। बात कुछ समझ में आ रहा है? चलिए अब आगे है फिरोज शाह तुगलक। ये मोहम्मद बिन तुगलक का उत्तराधिकारी कौन बना? अब देखिए मोहम्मद बिन तुगलक तो मर गया बेचारा। कब मर गया? 20 मार्च 1351 ईस्वी में, है ना, 91 है, 20 मार्च 1351 ईस्वी में मर गया। मोहम्मद बिन तुगलक का उत्तराधिकारी कौन बनता है भाई? तो देखिए इसका उत्तराधिकारी बनता है फिरोज शाह तुगलक। कौन बनता है? फिरोज शाह तुगलक बनता है। मोहम्मद बिन तुगलक का उत्तराधिकारी कौन बना? फिरोज शाह तुगलक बना, ठीक है। चलिए फिरोज शाह तुगलक का पहला राज्याभिषेक कब और कहाँ हुआ? फिरोज शाह तुगलक जो है उसका राज्याभिषेक कब और कहाँ हुआ? तो देखिए 20 मार्च 1351 ईस्वी को मोहम्मद बिन तुगलक मरा है। मान के चलिए कि कोई कंपनी है, कंपनी का एक मालिक मर गया, तो दूसरा मालिक तो 1 घंटा 1 पल में उस कंपनी को चलने के लिए जरूरत होगी ना। तो वही बात है, दिल्ली के गद्दी पर कोई ना कोई बैठेगा तभी तो राज चलेगा। तो वही बात है, वो मरा है और उसके बदला में कौन बन गया है? फिरोज शाह तुगलक बन गया। और फिरोज शाह तुगलक भी उसी दिन बनेगा जिस दिन मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु हो गई। और मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु कब हुई? 20 मार्च 1351 में। और 20 मार्च 1351 ईस्वी में ही फिरोज शाह तुगलक दिल्ली की गद्दी पर बैठ गया। बात समझ में आ रहा है? फिरोज शाह तुगलक का पहला राज्याभिषेक कब और कहाँ हुआ? तो 20 मार्च 1351 ईस्वी में थट्टा में हुआ। थट्टा के नजदीक मरा था ना फिरोज शाह तुगलक, मतलब इनका राज्याभिषेक भी वही होता है जहाँ मोहम्मद बिन तुगलक मरा था, ठीक है ना। तो फिरोज शाह तुगलक का पहला राज्याभिषेक जो हुआ था 20 मार्च 1351 ईस्वी को, और कहाँ हुआ था? तो थट्टा में हुआ था। यहाँ तक क्लियर है? अगला प्रश्न है कि फिरोज शाह तुगलक का दूसरा राज्याभिषेक, देखिए पहला राज्याभिषेक पूछेगा तो 20 मार्च 1351 में, और दूसरा राज्याभिषेक जो हुआ है अगस्त 1351 ईस्वी में दिल्ली में हुआ था। अब आपके मन में ये प्रश्न उठेगा कि भाई इसका पहला राज्याभिषेक भी हुआ और दूसरा, मतलब कि पहली बार भी राजा बना और दूसरी बार भी राजा बना, मतलब कि दो बार राजा बन गया, क्यों? तो देखिए तात्कालिक मृत्यु कहाँ पर हुई थी? थट्टा के नजदीक हुई थी, तो थट्टा का राजा वहां पर बना दिया फटाफट से उसको। लेकिन उसके बाद मेन गद्दी जो था मोहम्मद बिन तुगलक का, गद्दी कहाँ पर था? दिल्ली में। तो दिल्ली में जाकर के फिर से उसको राज्याभिषेक किया गया, और वो जो किया गया है अगस्त के महीना में 1351 में, मतलब मार्च के बाद मार्च अप्रैल मई जून जुलाई, वहाँ 5 महीना लगभग रहा। इसके बाद जो है अगस्त महीना में जाकर के 1351 ईस्वी में दिल्ली में इनका फिर से राज्याभिषेक हो जाता है। तो याद रखिएगा कि किस सुल्तान का राज्याभिषेक 2 बार हुआ था? फिरोज शाह तुगलक का। और कब हुआ था? 20 मार्च 1351 में, और अगस्त के महीना में 1351 में हुआ, तो वो थट्टा में हुआ था। और दूसरा बार राज्याभिषेक जो हुआ वो दिल्ली में हुआ है। कहाँ पर हुआ है? दिल्ली में हुआ है। किनका राज्याभिषेक? फिरोज शाह तुगलक का राज्याभिषेक। अगला प्रश्न है आपका, फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में, किसके शासनकाल में? फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में भू राजस्व, बताइए भू राजस्व को क्या कहा जाता था? खराज या खिराज। तो फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में भू राजस्व की कुल उपज का कितना भाग लिया जाता था? इससे पहले जो हम लोग पढ़े थे वो पढ़े थे अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में। किसके शासनकाल में? अब जो हम लोग पढ़ रहे हैं वो फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में पढ़ रहे हैं। तो देखिए फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में भू राजस्व का जो दर था वो कितना था? 1/5 से लेकर के 1/3, और ये काफ़ी अच्छा कहा जा सकता है, क्योंकि जितना भी अगर 25 केजी दाना बचा था तो उसमें 5 केजी जो होता था मात्र 1 भाग दिया जाता था। किसको? भूमि के स्वामी को।
और 4 भाग खुद रखता था जो खेती करता था, तो वो अच्छा था कि नहीं था? जी। 5 भाग में 1 भाग ही मालिक को पहुंचता था, ठीक है ना। तो फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में भू राजस्व का कुल उपज का भाग कितना था? तो 1/5 इससे लेकर के 1/3। 1/5 से 1/3 का मतलब क्या हुआ, जैसे कि हम आपको बताते हैं। अभी जिसको हम लोग ग्रामीण क्षेत्रों में बोइन कहते हैं, बोइन कहते हैं कि नहीं? जी। जैसे खेरही तोड़ते हैं, मूंग तोड़ते हैं, या धान काटते हैं, गेहूं काटते हैं, तो बोइन लेने का तरीका सब में अलग अलग। जैसे कि खेरही इसका धान का, और इसका ये क्या कहते हैं गेहूं का बात करें हम, तो 16 बोझ में 1 बोझ लिया जाता है, जिसको ये सोरई कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सोरई। मतलब 16 बोझ में 1 बोझ किसका आता था? जो काटता है उसका। तो बताइए पहले वाला सिस्टम अभी भी चल रहा है कि नहीं चल रहा है? अभी जो अभी हम लोगों के समय में बटाई की प्रक्रिया क्या है? कितना भाग जो है तो 16/1 नहीं 16/1 जो है 16 मतलब वो तो वो अलग हुआ, लेकिन हमरे कहने का मतलब ये है कि बटाई अभी चल रहा था। जनरली तौर पर जो चल रहा है वो अधिया चल रहा है। अधिया का मतलब आधा मालिक और आधा जो उपजाएगा, तो आधा मालिक खर्चा भी देता है और आधा मालिक जो है सो लेता भी है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो अभी ये है, जबकि फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में क्या था? 1/5 से लेकर के 1/3 था। अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में क्या था? 1/2 था। बात समझ रहे कि नहीं? तो फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में भू राजस्व यानी कि खराज का कुल उपज का कितना भाग लिया जाता था? 1/5 से लेकर के 1/3। आपका अगला प्रश्न है, फिरोज शाह तुगलक के द्वारा, किसके द्वारा? फिरोज शाह तुगलक के द्वारा बसाए गए 100 नगरों में, कितने नगरों में? 100 नगरों में उसे सर्वाधिक प्रिय कौन सा नगर था? मतलब फिरोज शाह तुगलक के द्वारा कितना नगर बसाया गया था? 100 कितना शहर बसाया गया था? 100। और 100 शहर में सबसे अधिक प्रिय जो था ना, वो था आपको फिरोजाबाद। कौन सा नगर? फिरोजाबाद। मतलब वो अपने नाम पर एक नगर का नाम रखा था जिसका नाम था फिरोजाबाद, और वह फिरोजाबाद के बारे में कुछ और भी बात कहा जा रहा है। ये प्रश्न हम लोग पहले समझेंगे फिर इसका आंसर देंगे। तो आइए प्रश्न पर, फिरोज शाह तुगलक द्वारा बसाए गए 100 नगरों में सर्वाधिक प्रिय कौन सा नगर था और यह किस नदी के किनारे बसा हुआ था? बात समझ रहे हैं? प्रश्न समझे कि नहीं समझे? तो यह नहर, ये जो फिरोजाबाद है, यह आपको यमुना नदी के किनारे अवस्थित था। किस नदी के किनारे? यमुना नदी के किनारे अवस्थित था। इस पॉइंट को भी याद रखना है आप लोगों को। चलिए अब जो है आपका अगला प्रश्न क्या है उस पर ध्यान दीजिए। तो बताइए कि फिरोज शाह तुगलक के द्वारा कितना शहर बसाया गया और सबसे अधिक लोकप्रिय मतलब सबसे अधिक प्रिय शहर कौन सा था उसके लिए? फिरोजाबाद शहर था। और फिरोजाबाद किस नदी के किनारे अवस्थित था? अब आप लोग जो है, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं हम लोग। फिरोज शाह तुगलक ने कहाँ फिरोज शाह दुर्ग का निर्माण करवाया था? देखिए दुर्ग समझते हैं कि नहीं समझते हैं? नहीं समझते हैं। दुर्ग का मतलब किला होता है, जिसको अंग्रेजी में फोर्ट का है। जैसे लाल किला है ना, बात समझ में आ रहा है? तो इसको हम दुर्ग भी कह सकते हैं। फिरोज शाह तुगलक ने कहाँ फिरोज शाह दुर्ग का निर्माण करवाया? तो याद रखिएगा, फिरोज शाह दुर्ग का निर्माण जो करवाया था वो कोटला में। और वो कोटला कहाँ पर है? दिल्ली में। कोटला कहाँ पर है? दिल्ली में है। तो बताइए फिरोज शाह तुगलक ने कहाँ पर फिरोज शाह दुर्ग का निर्माण करवाया? कोटला में। कहाँ पर? कोटला में करवाया। बात यहाँ तक समझ में आया? चलिए अगला प्रश्न है, फिरोज शाह तुगलक कौन? इसमें हम जो भी प्रश्न पढ़ा रहे हैं पूरी सीक्वेंस के साथ पढ़ा रहे हैं। सीक्वेंस का मतलब सीरियल वाइज, पहले कौन आया, कौन राजा बना, कैसे राजा बना, फिर उसका उत्तराधिकारी कौन बना, फिर वो मर गया, उसके बाद हम लोग दूसरे व्यक्ति पर चल रहे हैं। इसलिए इस किताब को सुरक्षित रखना बहुत ही ज़रूरी है और इसको पढ़ना बहुत ही ज़रूरी रहेगा। और जब ये चीज़ आप लोग पढ़ेंगे ना तो आपको बहुत पढ़ने में मज़ा भी आएगा। क्यों मज़ा आएगा? क्योंकि इसमें सीरियल वाइज दिया हुआ है। ऐसे कहीं क्वेश्चन पढ़ेंगे तो वो कहीं कहीं से रहता है, तो कहीं का बात कहीं, लेकिन यहाँ पर एक कहानी के तौर पर बनता जा रहा है सारा बात। जो भी टॉपिक उठता है उसका एक कहानी बन जाता है। बात समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? अगर आपके बारे में कोई टॉपिक उठा तो वो पूरा बात वहीं पर खत्म हो जाता है। इसलिए इस किताब को सुरक्षित रखना अत्यंत आवश्यक है, ध्यान दीजिए। फिरोज शाह तुगलक की आत्मकथा थी और उस आत्मकथा का क्या नाम है? फतुहाते फिरोज शाही। क्या नाम था? फिर से बोलिए। फतुहाते फिरोज शाही जो है फिरोज शाह तुगलक की आत्मकथा है।
फतुहाते फिरोज शाही, फिरोज शाह तुगलक की क्या है आत्मकथा। और फिरोज शाह तुगलक राजा कब बना बताइए। तो आप बताएंगे कि देखिए सर, फिरोज शाह तुगलक राजा 2 बार बना है। एक बार बना जब मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु हो जाती है, कहाँ पर, तो ठट्टा के नजदीक सिंध प्रांत में। तो ठट्टा के नजदीक जो है कहाँ पर, नहीं, ठट्टा के नजदीक जो है गोडाल सिंध में, हाँ सिंध प्रांत सही है। तो वहाँ पर राज्याभिषेक जो होता है वो 20 मार्च 1351 ईस्वी में होता है। उसके कुछ दिन के बाद अगस्त के महीना में, अगस्त 1351 ईस्वी में इनका राज्याभिषेक दोबारा से दिल्ली में होता है। कहाँ पर होता है, दिल्ली में होता है। बात समझ में आ रहा है। अच्छा, फिरोज शाह तुगलक जो है कितने शहर बसाए थे, 100 शहर। सबसे अधिक प्रिय शहर उनके लिए फिरोजाबाद। किस नदी के किनारे था। यमुना नदी के अब किनारे। ये बताइए फिरोज शाह तुगलक के समय में उपज का कितना भाग लिया जाता था, 1/5 से लेकर के 1/3 भाग। अब है कि फिरोज शाह तुगलक ने कहाँ पर फिरोजाबाद किला का निर्माण करवाया था या फिरोजाबाद दुर्ग का निर्माण करवाया था, बताइए आप लोग। और इसको भी कर लीजिएगा, कोटला जो कि दिल्ली में अवस्थित है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि फिरोज शाह तुगलक की जो आत्मकथा थी, है ना, उस आत्मकथा को हम लोग क्या कहते हैं, तो फतुहाते फिरोज शाही, फतुहाते। आपका अगला प्रश्न है, फिरोज शाह तुगलक की मृत्यु कब हुई, फिरोज शाह तुगलक की मृत्यु कब हुई और मृत्यु से पहले उसने किसे अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया, है ना। यहाँ पर 2 प्रश्न हम लोग सीखेंगे। एक है कि फिरोज शाह तुगलक की मृत्यु कब हुई और उनकी मृत्यु होने जाने के बाद उनके गद्दी को किसने संभाला, यानी कि उसका उत्तराधिकारी कौन बना। ठीक है ना, उसका उत्तराधिकारी कौन बना। तो ध्यान दीजिए प्रश्न पर कि फिरोज शाह तुगलक की मृत्यु जब हो जाती है, फिरोज शाह तुगलक की मृत्यु कब हुई, तो देखिए 20 सितंबर 1388 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो जाती है। 20 देखिए राजा कब बना ये बताइए, 1351 में ही बना है। एक बार मार्च के महीना में बना है और एक बार अगस्त के महीना में। और मर कब गया बेचारा, 1388 ईस्वी में 20 सितंबर 1388 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो जाती है। तुगलक शाह को यह अपना उत्तराधिकारी बनाता है। किसको बनाता है, कौन बनाता है, फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक अपना उत्तराधिकारी किसको बनाया, तुगलक शाह को बनाया। और फिरोज शाह तुगलक जो है, फिरोज शाह तुगलक जो है इनकी मृत्यु कब हुई है, तो 20 सितंबर 1388 ईस्वी में। कब हुई है, 20 सितंबर 1388 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो जाती है। और वह अपना उत्तराधिकारी के रूप में जो है सो तुगलक शाह को बना लेता है। चलिए चलते हम लोग अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है कि नुसरत शाह के बाद, किसके बाद, नुसरत शाह के बाद दिल्ली का राजा कौन बना या दिल्ली का सुल्तान कौन बना, तो नासिरुद्दीन महमूद। नुसरत शाह के बाद दिल्ली की गद्दी पर कौन बैठा, नासिरुद्दीन महमूद। नुसरत शाह के बाद दिल्ली की गद्दी पर कौन बैठा है, नासिरुद्दीन महमूद बैठा है। ठीक है ना, नासिरुद्दीन महमूद बैठा है नुसरत शाह के बाद। आपका अगला प्रश्न है, नासिरुद्दीन महमूद तुगलक के शासनकाल में, नासिरुद्दीन महमूद तुगलक के शासनकाल में तैमूरलंग का आक्रमण कब हुआ। बताइए आप लोग कि तैमूरलंग आक्रमण कब किया। बड़ा ही चर्चित प्रश्न है, इसको ध्यान रखना बहुत ही जरूरी है। ये बेचारा पैर से लंगड़ा होते हुए भी वह जीत जाता है। ठीक है ना, तो नासिरुद्दीन महमूद तुगलक के शासनकाल में तैमूरलंग ने कहाँ पर आक्रमण किया, तो याद रखिएगा तैमूरलंग ने 1398 ईस्वी में कहाँ आक्रमण किया, ये आपको हम बताते हैं। याद रखिएगा तैमूरलंग जो है 1398 ईस्वी में भारत पर आक्रमण किया था। कहाँ पर आक्रमण किया था, भारत पर आक्रमण किया था। नासिरुद्दीन महमूद तुगलक के शासनकाल में तैमूरलंग का आक्रमण कब हुआ था, 1398 ईस्वी में। और एक बात और याद रखिएगा कि तैमूरलंग जो था वह लंगड़ा और तुर्की जाति का सरदार था, है ना। किस जाति का सरदार था, तुर्की जाति का सरदार था। तुर्की जाति का सरदार था। अब है कि वापस जाते समय तैमूरलंग ने किसे दिल्ली में अपना प्रतिनिधि नियुक्त किया था। ठीक है ना, तैमूरलंग ने जब तैमूरलंग वापस आ रहा था तो दिल्ली में अपना प्रतिनिधि जो है सो किसको चुन लिया, किसको नियुक्त किया, तो खिज्र खां को। किसको नियुक्त किया, खिज्र खां को। और फिर ये देखिएगा खिज्र खां आगे जो है एक वंश की स्थापना करेगा, जिस वंश का नाम होगा सैयद वंश। क्या नाम होगा, सैयद वंश। तैमूरलंग के वापस जाने के बाद सुल्तान नासिरुद्दीन शाह ने, जब तैमूरलंग वापस हो गया, नासिरुद्दीन शाह ने किसकी मदद से पुनः दिल्ली पर अधिकार कर लिया। तो याद रखिएगा नासिरुद्दीन शाह जो था, जब तैमूरलंग आ गया तो नासिरुद्दीन शाह को तैमूर का डर जो है सो खत्म हो गया। जब खत्म हो गया डर,
उसके बाद जो है यह मल्लू इकबाल से और मल्लू इकबाल से मदद लेने के बाद जो है यह दिल्ली की गद्दी पर बैठने का पुनः प्रयास करता है। तैमूरलंग के वापस जाने के बाद सुल्तान नासिरुद्दीन शाह किसकी मदद लेकर के दिल्ली की गद्दी पर पुनः बैठने का प्रयास किया? तो उस व्यक्ति का नाम है मल्लू इकबाल। क्या नाम है? मल्लू इकबाल। ये मल्लू इकबाल से मदद लिया। कौन लिया मदद? नासिरुद्दीन शाह, और दिल्ली की गद्दी पर बैठने का प्रयास किया। ठीक है, इसके बाद है आपका आज का लास्ट 2 प्रश्न ही बचा हुआ है। दौलत खां लोदी को युद्ध में पराजित कर दिल्ली की गद्दी पर कौन बैठ गया? अब देखिए, दौलत खां लोदी जो था उनको युद्ध में पराजित कर दिया और दिल्ली की गद्दी पर आकर के बैठ जाता है कौन? तो खिज्र खां। कौन आकर के बैठ जाता है? और बताइए, हम अभी जस्ट चर्चा किए थे कि खिज्र खां जो है एक वंश की स्थापना करता है। उस वंश का नाम क्या होगा? सैयद वंश। और आने वाले अगले प्रश्न में ये प्रश्न अभी आ रहा है। दौलत खां लोदी को युद्ध में पराजित कर दिल्ली की गद्दी पर कौन बैठा? खिज्र खां बैठा। और आज का लास्ट प्रश्न है, खिज्र खां ने किस राजवंश की स्थापना किए? तो उसका नाम है आपको सैयद वंश। क्या नाम है? सैयद गलत लिखा हुआ है, इसको हम सही कर देते हैं, ध्यान रखिएगा। य और य संयुक्त होगा, ठीक है, ये गलत है। तो खिज्र खां ने किस राजवंश की स्थापना किया है? सैयद वंश की स्थापना किया है। ठीक है, बात सब कुछ समझ में आ गया। चलिए, खिज्र खां जो है वो आपको सैयद वंश की स्थापना किया, ये भी बात समझ में आ गया। ठीक है, तो अब 2-4 प्रश्न का जवाब दीजिए आप लोग। पहले तो मुझे ये बताइए कि मोहम्मद बिन तुगलक का दूसरा नाम क्या था? जूना खान। अच्छा, मंगोल को 29 बार विफल कर लेने के बाद गयासुद्दीन तुगलक जो है कौन सी उपाधि धारण किया था? मलिक उल गाजी की उपाधि धारण किया था। अब ये बताइए कि किस सुल्तान का राज्याभिषेक 2 बार हुआ है? कब हुआ है? 20 मार्च 1351 में हट्टा में हुआ था, और दूसरा जो हुआ है अगस्त के महीना में 1351 में, जो कि दिल्ली में हुआ था। ठीक है, आई होप कि आपको सारा प्रश्न बहुत ही अच्छा से समझ में आया होगा। वीडियो पसंद आए तो अगला वीडियो आप तक तुरंत पहुंचे, इसके लिए वीडियो को देखने का पूरा स्किप मत कीजिएगा, पूरा वीडियो देखिएगा और लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।